हाथी बेटा, आप ये फ्राइड राइस लो ना, आपके लिए ख़ास बनाया है मैंने। वो जो खाना खाते हुए अपने मोबाइल पर आए मेल्स चेक कर रहा था। हफ्सा की मोहब्बत भरी आवाज़ उसके मुंह की तरफ जाता हुआ हाथ एक लम्हे को रुका था सुनकर, और उसने गर्दन मोड़कर अपनी बाईं जानिब देखा जहाँ हफ्सा हाथी के बराबर में बैठी उसको बहुत ही मोहब्बत से खाना खिला रही थी। ये मंजर देखकर उसे एक सुकून सा अपने अंदर उतरता महसूस हुआ। उसे अपने बेटे से बहुत मोहब्बत थी। आज भी उसे अच्छी तरह से याद था जब रुबाब ने उसे अपने प्रेग्नेंट होने की खबर सुनाई। ये खबर सुनकर वो कितने ही लम्हे खामोश खड़ा रहा। रुबाब से शादी सिर्फ उसने मजबूरी में की थी। वो उसे कभी हफ्सा की जगह नहीं दे पाया था, मगर अनजाने में हुई गलती की वजह से वो रुबाब और अपने दरमियान मियाँ बीवी का रिश्ता कायम कर चुका था। जितना शौक वो इस खबर से हुआ था उतनी नाखुश रुबाब थी, और वो उसकी वजह जान नहीं पाई थी। और फिर जब उसने पहली बार हाथी को गोद में लिया तो उसे ज़िंदगी से फिर से मोहब्बत हो गई। वो उसके इस वजूद का हिस्सा बन गया था। लेकिन रुबाब हादी की पैदाइश के फ़ौरन बाद उससे तलाक लेकर चली गई, उस छोटे से बच्चे को तड़पता हुआ छोड़कर। तब वो लम्हा था जब असफंद को दूसरी बार किसी से नफरत हुई, लेकिन आज तक वो उसके यूं तलाक लेने की वजह नहीं जान पाया था। साथ ही हैरान भी था, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी में खुश था अपने बेटे के साथ। उसने कभी किसी को अपनी ज़िंदगी में लाने के बारे में नहीं सोचा था, मगर फिर किसी आंधी तूफान की तरह वो दोनों उसकी ज़िंदगी में वापस आ गए। लेकिन इस सारे किस्से में वो एक बात से मुतमईन था, वो था हफ्सा का हाथी के साथ रवैया। वो बिल्कुल सगी माँ की तरह उसका ख्याल रखती थी। शायद रुबाब भी उसका इस तरह से ख्याल ना रख पाती, वो उसके साथ कैसा भी रवैया रखता, मगर हफ्सा उसका असर हादी की मोहब्बत पर पड़ने नहीं देती थी। और यही वो बातें थी जिनकी वजह से 6 साल पहले हफ्सा के दिए धोखे की वजह से उसके दिल पर जमी धूल आहिस्ता आहिस्ता हटती जा रही थी। मामा बस करें, मैं अब मज़ीद नहीं खा सकता। आपने लंच में भी इतना कुछ खिला दिया था, इस तरह से मेरा पेट बाहर आ जाएगा ना। हादी की आवाज़ पर उसकी सोचों का सिलसिला टूटा। वो फिर से उन दोनों की तरफ देखने लगा, उसकी मौजूदगी को मुकम्मल नज़रअंदाज किए हुए। वो अब टिशू से हादी का मुंह साफ कर रही थी। उस वक्त डाइनिंग टेबल पर वो तीनों ही मौजूद थे। हयात साहब ने तबीयत खराबी की वजह से खाना अपने रूम में ही खाया था, जबकि हदीद किसी काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ था, इसलिए आज खाने की टेबल पर मुकम्मल खामोशी छाई हुई थी। मामा मैं जा रहा हूँ, मेरा पसंदीदा शो शुरू होने वाला है, आप भी जल्दी आइएगा। खाना खत्म होने की देर थी कि वो यकदम अपनी चेयर से उठ खड़ा हुआ लाउंज की तरफ भागा था। आराम से बेटा, चोट लग जाएगी आपको। उसकी जल्दबाजी पर हफ्सा उसे टोके बगैर नहीं रह सकी थी, मगर वो उसकी बात पर ध्यान दिए बगैर वहाँ से निकल गया। हफ्सा सर को नफ़ी में हिलाती वहाँ रखे बर्तन उठाने लगी। आज मुलाजमा भी छुट्टी पर थी, इसलिए ये काम भी उसे करना पड़ रहा था। वो असफंद की मौजूदगी को बिल्कुल नज़रअंदाज किए बर्तन समेटने लगी, मगर उसकी खुद पर जमी नज़रों को वो बखूबी महसूस कर रही थी। बर्तन उठाते उसके हाथों की लर्जिश असफंद की नज़रों से पोशीदा नहीं रह सकी। वो आराम से बैठा उसकी एक एक हरकत नोट कर रहा था, और जब वो उसकी गहरी नज़रों की तपिश बर्दाश्त नहीं कर पाई तो जल्दी से बर्तन उठाकर किचन में आ गई थी। बर्तन स्लीप पर रखकर वो गहरे गहरे सांस लेने लगी, जैसे मीलों का सफ़र तय करके आई हो। तो मुझसे दूर क्यों भाग रही हो? वो आंखें बंद किए खड़ी अपनी तेज़ी से धड़कते दिल को काबू करने की कोशिश कर रही थी जब उसे अपने पीछे असफंद की आवाज़ सुनाई दी। वो यकदम पलटी तो वो सामने अपनी पैंट की पॉकेट में हाथ डाले खड़ा उसे अपनी नज़रों के हिसार में लिए हुए था। नहीं, मैं क्यों भागूंगी तुमसे, मैं तो यहाँ बर्तन रखने आई थी। वो उसे देखे बगैर बोली। न जाने क्यों उसमें असफंद से नज़रें मिलाने की हिम्मत नहीं थी। पहले तो वो खुद उसे सच बताने के लिए उसके आगे पीछे फिरती रहती थी, मगर अब उसे लगने लगा था कि वो जो कुछ भी बोलेगी असफंद उस पर बिल्कुल यकीन नहीं करेगा। अगर ऐसा है तो तुम मेरी ठीक है, अगर ऐसा है तो तुम मेरी तरफ देखने से कतरा क्यों रही हो? मैं जहाँ भी जाता हूँ तुम वहाँ से चली जाती हो, ऐसा क्यों है? वो उसके चेहरे पर नज़रें जमाए आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब बढ़ रहा था। उसका अपनी जानिब बढ़ता हर एक कदम हफ्सा की धड़कनें बढ़ा रहा था। ना मैं तुमसे कतरा रही हूँ और ना मैं तुमसे भाग रही हूँ, तुम्हें शायद कोई गलत फहमी हुई है। वो अपने शाने से फिसलते दुपट्टे को दरुस्त करती हुई बोली, जो उसकी मौजूदगी में बार बार फिसल कर उसे तंग कर रहा था। पर तुम्हारी हालत तो कुछ और ही बता रही है। वो मुकम्मल उसके सामने आ खड़ा हुआ था। हफ्सा ने पीछे होना चाहा, मगर कमर स्लीप के साथ जा लगी थी। अब वो मज़ीद उससे दूर नहीं हो पा रही थी। तुम्हारी पलकों की ये लर्जिश कुछ और ही बता रही है। वो बहुत आहिस्तगी से उसकी पलकें छूता बोला। पलकों को छूते उसके हाथ अब उसकी गर्दन की तरफ जा रहे थे। तुम्हारे जिस्म की ये कपकपाहट। वो उसकी गर्दन पर मौजूद उस निशान पर अपनी उंगली फेर रहा था जो वो गुजरी रात उसे दे चुका था। उसकी उंगली उस जगह पर महसूस करते हफ्सा ने तड़प कर उसकी जानिब देखा, जिसकी नज़रें अब उसके निशान पर जमी थी। तुम्हारी ये बौखलाहट,
मेरे करीब आते ही तुम्हारे माथे पर पसीना आ जाना। उसकी उंगली बहुत ही नरमी से उस निशान को सहला रही थी जिस पर, जबकि उसने अपने दूसरे भारी हाथ से उसके माथे पर आया पसीना साफ किया था। ऐसा कुछ नहीं, गर्मी ज़्यादा है तो बस इसलिए। वो अपनी हालत पर काबू पाती बमुश्किल बोल पाई और उसकी साइड से निकलना चाहा, मगर वो उसका इरादा भांप कर उसके गिर्द अपने हाथ फैला कर रखता, मुकम्मल उसे अपने हिसार में ले चुका था। ये सब मेरी गुर्बत की वजह से है, तो तुम इस बात को तस्लीम क्यों नहीं कर लेती हफ्सा असफन खान? वो मज़ीद उस पर झुककर उसके चेहरे पर फूंक मारते हुए बोला। उसकी इस हरकत पर हफ्सा अपना सांस रोक कर रह गई थी। असफन प्लीज़ दूर हटो, कोई आ जाएगा। उसकी बढ़ती नज़दीकी से घबरा कर हफ्सा इधर उधर देखते हुए बोली। उसे डर भी था कि अगर कोई किचन में आ गया तो उन्हें इस तरह खड़ा देख लेता तो कितनी शर्मिंदगी होती। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो तुम हटा दो, मैं हट जाऊंगा, वरना। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक लिए वो उसे तक रहा था, जो उसके अलावा उस किचन में मौजूद हर चीज़ देख रही थी। तुम क्यों मुझे परेशान करते हो? इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम्हें सुकून नहीं है? उसका बाकी का जुमला मुंह में ही रह गया जब असफंद बाकी का फासला मिटाता उस पर झुका और उसकी गर्दन पर मौजूद उस निशान पर अपने लब रख चुका था। असफंद, हफ्सा ने तड़प कर उसके सीने पर हाथ रखकर उसे दूर करना चाहा, मगर वो उसकी कलाई को अपनी गिरफ्त में ले गया। मामा, आप इतनी देर क्यों लगा रही हैं? मैं कब से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। इससे पहले कि असफंद उसके चेहरे पर झुका मजीद कोई गुस्ताखी करता, हादी की आवाज़ पर वो फ़ौरन उसकी कलाई आज़ाद करता उससे दूर हुआ और हादी की जानिब पलटा जब किचन में दाखिल हो चुका था। हाँ बेटा, मैं बस आ ही रही हूँ, थोड़ा सा काम रह गया था। वो शर्मिंदगी से सुर्ख चेहरा लिए अपना दुपट्टा सही करती हादी की तरफ बढ़ी और एक नज़र असफंद को देखा जो खुद भी शर्मिंदा सा नज़र आ रहा था। वो तो शुक्र था उसने उन्हें देखा नहीं, वरना वो शर्मिंदगी की वजह से हादी के सामने ही न जा पाती। डैड, आप भी आ जाएं, हम तीनों मिलकर कोई अच्छी सी मूवी देखते हैं। वो हफ्सा के साथ अब असफंद का भी हाथ थामता दोनों को अपने साथ लिए किचन से निकला। असफंद जो उससे इनकार करने वाला था क्योंकि उसे ऑफिस का कुछ काम करना था, मगर अपने बेटे के चेहरे की खुशी देखकर खामोशी से उसके साथ चल दिया। मैं तुम्हें यहाँ खामोश खड़ा रहने के लिए नहीं लाया हूँ, अपने लिए पसंद करो कुछ। उसके सामने रखी ड्रेस को यकटुक देखता पाकर मुस्तफ़ा हुरैन से मुखातिब हुआ, जो खामोश खड़ी अपने ख्यालों में घूमती। मुस्तफ़ा की आवाज़ समात से टकराई तो जैसे होश में आई। मुझे इस सब की ज़रूरत नहीं, मेरे पास पहले ही सब कुछ मौजूद है। वो बेजारी से अपने सामने रखी ड्रेस को एक तरफ करते हुए बोली। उस वक्त वो दोनों शहर के सबसे बड़े मॉल में मौजूद। वो यहाँ आना तो नहीं चाहती थी, मगर वो मुस्तफ़ा ही क्या जो हुरैन की सुन ले। उसके ना करने के बावजूद वो उसे ज़बरदस्ती यहाँ ले आया था। वो बेहद बेतासुर चेहरा लिए यहाँ उसके साथ मौजूद थी। उस वक्त उसके लहजे और अंदाज से बेजारी साफ झलक रही थी, जिसे मुस्तफ़ा ने शिद्दत से महसूस किया था। वो जो सोच रहा था कि बाहर आकर उसका मूड थोड़ा बहाल हो जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। वो बगैर कोई खुशी जाहिर किए उसके साथ एक शॉप से दूसरी शॉप पर घूम रही थी, यहाँ तक कि उसने अब तक अपने लिए कोई भी चीज़ नहीं खरीदी थी। अब हूर की बेजारी उसे खौफ में मुब्तला कर रही थी। पर मैं चाहता हूँ तुम अपने लिए कुछ लो, इसलिए ना मत करो और जल्दी से अपने लिए कोई ड्रेस पसंद करो। वो सामने रखी ड्रेसेस की तरफ इशारा करता बोला। वो एक नज़र गर्दन मोड़कर अपने साथ आए कार्ड को देखने लगा। वो पिछले 2 दिन से हुरैन की खामोशी को नोट कर रहा था। उसने खुद को कमरे में कैद कर लिया था। मुस्तफ़ा को लग रहा था कि वो असफंद के घर से आ जाने की वजह से उदास है, इसलिए वो उसकी उदासी ख़त्म करने के लिए शॉपिंग कराने लाया था। साथ ही हुरैन की सिक्योरिटी के लिए उसके 2 गार्ड भी मौजूद थे, जिन्हें वो बार बार अलर्ट रहने का इशारा कर रहा था। ये देखो, ये ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है, ये कलर तुम पर सूट भी करेगा। मुस्तफ़ा की नज़र वाइट और पिंक कलर के कॉम्बिनेशन वाले सूट पर पड़ी तो उसे उठाकर हुरैन को थमाते हुए बोला। हुरैन, जो अपने सामने मौजूद ड्रेस को बेदिली से इधर उधर कर रही थी, मुस्तफ़ा की आवाज़ पर उसकी तवज्जो उस ड्रेस की तरफ हुई। उसने उस सूट की तरफ देखा। उसे देखकर इतनी ही देर में पहली बार हुरैन की आंखों में चमक आई थी। वो सूट वाकई बहुत खूबसूरत था। गले पर बहुत बारीक सी वाइट मोती का काम था। वैसे भी वो उसे हमेशा से लाइट कलर ही पसंद आते थे। जाओ, जाकर इसे ट्राई करो। उसे सूट की तरफ तारीफ़ी नज़रों से देखते हुए वो उससे मुखातिब हुआ। हुरैन पहले तो मना करना चाहती थी, मगर मुस्तफ़ा की आंखों में जाने ऐसा क्या था कि वो लाख चाहने के बावजूद इनकार नहीं कर सकी और मुस्तफ़ा के हाथ से सूट लेकर चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ी। हुरैन के जाने के बाद उसने टाइम
टाइम देखा था, शाम के 7 बज रहे थे। उन लोगों को यहाँ आए हुए अभी 1 घंटा ही हुआ था और इस 1 घंटे में उन्होंने मुश्किल से एक ड्रेस ही सिलेक्ट की थी। वो टाइम देखकर इधर उधर नज़रें दौड़ाने लगा। उस वक्त मॉल में काफ़ी रश था और जिस शॉप में वो लोग मौजूद थे उसमें भी कुछ ख़वातीन अपने शोहरों के साथ मौजूद थीं। वो उन पर नज़र डालकर एक गहरी सांस फिज़ा में छोड़ता इधर से उधर चक्कर लगाता हुरैन का इंतज़ार करने लगा। कुछ लम्हे गुजर गए मगर वो अभी तक वापस नहीं आई। मुस्तफ़ा ने एक नज़र फिर से अपने हाथ में पहनी घड़ी पर डाली। उसे गए हुए 20 मिनट हो गए थे। वक्त देखकर मुस्तफ़ा को यकदम से तफ्तीश हुई। दिल यकदम बेचैन हुआ। दिल में कहीं ना कहीं एक डर था जो उसकी इतनी देर गैर मौजूदगी से मज़ीद बढ़ा। इतनी देर क्यों लग रही है तुम्हें हुरैन? वो अंदर की घबराहट को कम करने के लिए बालों में हाथ चलाता चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ा। हुरैन क्या हुआ? इतनी देर क्यों लग रही है तुम्हें? कोई मसला है? वो बंद दरवाजे पर नॉक करता तेज़ आवाज़ में बोला। अंदर से उसका दिल दुआ कर रहा था कि हुरैन ठीक हो। हुरैन क्या हुआ? जवाब दो। मुस्तफ़ा फिर से दरवाज़ा नॉक करते बोला। उस वक्त उसकी आवाज़ में बेचैनी साफ ज़ाहिर हो रही थी। नहीं कोई मसला नहीं। वो ये बंद दरवाजे के पीछे से हुरैन की घबराई हुई आवाज़ उसकी समात में टकराई तो उसे सुकून मिला। क्या वो? हुरैन अगर कोई मसला नहीं है तो तुम्हें इतनी देर क्यों लग रही है? जल्दी से बाहर आओ वरना मैं अंदर आ रहा हूँ। हुरैन के जवाब से उसके दिल को तसल्ली नहीं हुई। ऊपर से ये लड़की बात अधूरी छोड़ उसके सब्र का इम्तहान ले रही थी। नहीं आप अंदर मत आइए, बस ये जिप नहीं लग रही। अभी उसका जुमला मुकम्मल नहीं हुआ था जब वो चेंजिंग रूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल होता। दरवाजे को अंदर से लॉक कर चुका था। हुरैन जो अपनी शर्ट की जिप को बंद करने में हलकान हो रही थी, मुस्तफ़ा की अचानक आमद से घबरा गई। अपनी जिप को छोड़कर उसने बिजली किसी तेज़ी से अपना रुख मुस्तफ़ा की जानिब किया। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बाहर जाए ना। वो नज़रें नीचे की अपने दोनों हाथों को मसलती बौखलाहट का शिकार थी। चेहरा शर्म से सुर्ख हुआ जबकि दूसरी तरफ मुस्तफ़ा उसकी हालत से बेखबर उसके सरापे पर अपनी गहरी नज़रें जमाए बस उसको यकटूक तक रहा था। वो उस वक्त वही सूट ज़ेबतन किए हुए खड़ी थी। मुस्तफ़ा को लग रहा था ये रंग उसी के लिए बनाया गया। उस कलर में उसकी गुलाबी रंगत मज़ीद गुलाबी लग रही थी। वो खामोश खड़ा बस उसको तक रहा था जबकि उसकी नज़रें सामने आईने में आती उसकी खुली जिप पर गई। उसे सारी बात समझने में देर नहीं लगी। पीछे मुड़ो। वो अपनी कैफियत पर काबू पाता उससे मुखातिब हुआ। हुरैन जो नज़रें नीचे की अपना लब कुचल रही थी मुस्तफ़ा की बात पर नासमझी से उसे देखने लगी। जिप खुली है तुम्हारी, मैं बंद कर देता हूँ। अपनी बात कहता वो मज़ीद उसके करीब हुआ जबकि उसकी बात पर हुरैन का चेहरा शर्म से मज़ीद सुर्ख हुआ। अपनी बौखलाहट में उसने अपने बाल तो पीछे कर लिए मगर पीछे लगे आईने पर उसका ध्यान ही नहीं गया जहाँ से उसकी खुली जिप से झांकता जिस्म नुमायाँ हो रहा था जिसे उसके बाल भी छुपाने में नाकाम हो रहे थे। आप रहने दे, मैं कर लूँगी। शर्मिंदगी की वजह से उसे बोला भी नहीं जा रहा था जबकि मुस्तफ़ा उसकी बात को नज़रअंदाज करता उसका रुख आईने के सामने कर चुका था। अगर खुद कर लेती तो इतनी देर ना लगती। वो उसकी मज़ाहमत को खातिर में ना लाते उसके बालों को आगे करता उसकी जिप बंद करने लगा जो कमर से नीचे तक जा रही थी। उसकी उंगलियों का नरम गर्म लम्स अपनी कमर पर महसूस करके हुरैन अपना सांस खींच कर रह गई। पूरे बदन में जैसे सनसनी सी दौड़ गई। हथेलियाँ और कालूद हुई। उसने अपनी झुकी पलकें उठाकर सामने आईने में देखा तो मुस्तफ़ा उसके चेहरे पर नज़रें जमाए हुए था। उसकी आंखों में आज अलग जज्बात थे जिन्हें देखकर हुरैन को अपना हलक खुश्क होता महसूस हुआ था। इस ड्रेस में तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। वो अपनी गंभीर आवाज़ में बोलता उसके कान में रस घोल रहा था। जिप बंद करती उसकी उंगलियां आहिस्ता आहिस्ता अपना सफ़र तय कर रही थी। हुरैन को लग रहा था वो मज़ीद उसके सामने ऐसी खड़ी नहीं रह पाएगी। ऐसा लग रहा था जैसे ये तुम्हारे लिए ही बनी हो। वो अपना चेहरा उसके कान के करीब लाता सरगोशी के अंदाज में बोला और साथ ही उसके बालों से आती खुशबू को अपने अंदर उतारने लगा। उसकी हद से ज़्यादा बढ़ती कुर्बत हुरैन को परेशान कर रही थी। वो अपनी दोनों हाथों की मुठ्ठियाँ भींचकर उससे थोड़े फासले पर आ खड़ी हुई। मुस्तफ़ा जो उसकी कुर्बत और हुरैन से आती दिलफरेब खुशबू में खो सा गया था, उसके यकदम दूर जाने से उसके सर से निकला, ठीक है जल्दी आना। उसे हुरैन का खुद से दूर जाना बिल्कुल पसंद नहीं आया मगर वो अपने लहजे को नॉर्मल करता चेंजिंग रूम से निकल गया। उसके जाने के बाद हुरैन कितनी ही देर तक अपनी बेतरतीब सांसों को दुरुस्त करती रही। कुछ और लेना है तुम्हें? अगर भूख लगी है तो कुछ खाने चलते हैं। वो जब चेंज करके वापस आई तो मुस्तफ़ा उसके करीब आते ही पूछने लगा। आज वो उस लड़की के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना चाह रहा था मगर अब तक उसे कामयाबी हासिल नहीं हुई। नहीं मुझे कुछ नहीं लेना, बस घर चलते हैं, मेरा दिल घबरा रहा है।
जाने क्यों उसे एकदम से घबराहट सी हुई थी, इसलिए वो जल्दी से बस घर जाना चाहती थी। ठीक है, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं तो मैं इसरार नहीं करूँगा, फिर कभी हम बाहर डिनर करने आ जाएंगे। वो उसके चेहरे पर फैली घबराहट को देखकर खुद भी परेशान हुआ, इसलिए सूट का बिल अदा करके शॉप से निकला। वो उसकी कलाई थाम कर लंबे लंबे डग भरता जा रहा था, साथ ही गर्दन मोड़कर अपने पीछे गार्ड्स को आते देख रहा था। जाने क्यों उसे अजीब लग रहा था, एकदम उसका दिल अंदर से घबरा रहा था, जैसे कुछ बुरा होने वाला। वो हुरैन को अपने साथ लिए मॉल से बाहर आ गया। वो अपनी कार का इंतज़ार करने लगा जो दूसरा गार्ड पार्किंग से निकाल रहा था। जब उसे अपनी कार नज़दीक आती दिखाई दी तो वो थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि एकदम गोली की आवाज़ के साथ हुरैन की दर्द भरी चीख उसकी समाध से टकराई। उसने गर्दन मोड़ कर देखा, उसे लगा वो अपनी जगह से हिल नहीं पाएगा। लोग भाग रहे थे, उसके आसपास एक शोर सा मचा था, मगर उसकी नज़रें तो हुरैन पर टिकी थीं जिसे लेफ्ट शाने से खून टपक रहा था और वो दर्द बर्दाश्त ना करते ज़मीन पर गिरने वाली हो रही थी। वो जैसे होश में आया और बिजली किसी तेज़ी से उसके वजूद को गिरने से बचाया। हुरैन, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, वो तड़पती आवाज़ में उसे पुकार रहा था जिसकी आंखें बंद हुए जा रही थीं। सर, वो लोग हमारे हाथ से निकल गए, उन्होंने चलती हुई कार से हमला किया, पर सर हम जल्दी मैम को अस्पताल लेकर चलें, इन्हें गोली छू कर गुजरी है सिर्फ। उसका गार्ड हुर के जख्म को चेक करते हुए बोला था, जिसने भी ये किया है ना, उसे मेरे पास उठाकर लेकर आओ, और वो भी जिंदा। अगर नहीं लाए तो तुम्हें गोली छू कर नहीं निकलेगी, सीधा तुम्हारे अंदर घुसेगी। वो अपने गार्ड का कॉलर सख्ती से पकड़ते धाड़ा था। इतनी टाइट सिक्योरिटी के बाद भी उसकी हुर पर हमला हो चुका था, ये बात उसकी बर्दाश्त से बाहर थी। उसकी बात सुनकर गार्ड सर हिलाता वहां से उठा। वो जानता था कि उसके मालिक जो कह रहा है वो कर भी देगा, इसलिए उसे अपनी जान बचाने के लिए उन लोगों को तलाश करके लाना था। हुरैन, प्लीज़ आंखें खोलो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ भी नहीं होने दूंगा। वो वहाँ मौजूद लोगों की भीड़ को नज़रअंदाज करता उसके बेहोश वजूद को अपनी बाहों में उठाकर कार की तरफ बढ़ा। उसे जल्दी से हॉस्पिटल पहुँचना था, अपनी हुरैन की जान बचानी थी। वो किसी भी कीमत पर उसे खोना नहीं चाहता था। अगर हुरैन को कुछ भी हुआ ना तो तुम्हें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी, और मैं तुम्हारा वो हाल करूँगा कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे। वो तेज़ी से ड्राइविंग करते अपनी सोचों में उस शख्स से मुखातिब था जिसकी वजह से आज उसकी हूर इस हाल में थी। 6 साल पहले माजी। बस करो असफन, अब और नहीं, तुम पहले ही बहुत ड्रिंक कर चुके हो। उसके मुंह की तरफ जाते ग्लास को रुबाब एक झटके में उसकी पहुंच से दूर करते हुए बोली थी, जबकि उसकी इस हरकत से असफन के माथे पर बल पड़े थे। तुम अपने काम से काम रखो, मेरे मामले में तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं है। वो झटके से उसके हाथ से वाइन का ग्लास छीनता सख्त लहजे में बोला। एक ही घूंट में ग्लास खाली करके वो टेबल पर रख चुका था। मैं बीवी हूँ तुम्हारी असफन, तुम्हारे मामले में मुझे बोलने का हर हक है। उसको फिर से ग्लास भरता देख रुबाब ने उसके हाथ से बोतल छीनना चाहिए, मगर वो हाथ उसकी पहुंच से दूर कर गया था। तुम ज़बरदस्ती की बीवी हो, इसलिए मैं तुम्हें अपने मामले में बोलने का हक नहीं देता। बेहतर है यहाँ से चली जाओ रुबाब। वो एक एक घूंट अपने हलक में उतारता सख्त लहजे में बोलता उसे तल्ख हकीकत से आगाह कर रहा था, जबकि उसकी बात पर रुबाब अपने लब भींच कर रह गई। वो कुछ गलत भी तो नहीं कह रहा था। उनकी शादी को 1 महीना हो गया था और इस 1 महीने में उसने एक बार भी नज़र भरकर उसे नहीं देखा था, क्योंकि उसने निकाह से पहले उसे बोल दिया था कि वो इस निकाह के बाद उससे कोई उम्मीद ना रखे। रुबाब को अच्छी तरह याद था, मुस्तफ़ा ने उसे मनाने की बहुत कोशिश की थी, मगर वो उससे निकाह के लिए हरगिज़ राज़ी नहीं हुआ। यहाँ तक कि उसने मुस्तफ़ा से ये तक कह दिया कि अगर वो ऐसे उसके साथ ज़बरदस्ती करता रहा तो वो अपनी इतने साल पुरानी दोस्ती को भी ख़त्म कर देगा। असफंद की इस बात पर मुस्तफ़ा ने भी खामोशी इख्तियार कर ली थी। वो लोगों के बीच बुरी तरह फंस चुका था। रुबाब ने जब ये सुना तो उसने फिर अपनी आखिरी बाजी चलकर खुद को ख़त्म करने की कोशिश की, जिस पर मुस्तफ़ा के साथ साथ बाकी सब लोग भी परेशान हो गए, और फिर हयात साहब और बाकी लोगों के दबाव में आकर मजबूरन असफंद को रुबाब के साथ निकाह करने के लिए राज़ी होना ही पड़ा। 2 महीने हो गए असफंद, और तुम उस लड़की को अब तक नहीं भूल पाए हो। उसने तुम्हारे साथ इतना सब किया, उसके बाद भी वो फिर से उसके दिल में हफ्सा के लिए मौजूद नफरत को मजीद बढ़ाने की कोशिश करने लगी थी, जबकि उसकी बात पर असफंद की ग्लास पर पकड़ सख्त हुई थी। वो जिस तरह से मुझसे और मेरे सवालों से बचकर भागी है ना, मैं भूल नहीं सकता कभी भी वो बात। इस बार वो लहू रंग आंखें लिए उसकी जानिब पलटा था।
हफ्सा का जिक्र आते उसकी रगें तन सी गई थी। वो उस लड़की को कैसे भूल सकता था जो उसका सुकून बर्बाद करके खुद दूसरे मुल्क जा चुकी थी। वो इतनी बड़ी धोखेबाज निकलेगी असफन कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था। उसकी नफरत के आगे तुम्हें मेरी मोहब्बत की शिद्दत नज़र नहीं आती? ऐसा क्यों है असफन? वो आहिस्तगी से उसके करीब होती, अपने और उसके दरमियान फासले को ख़त्म कर चुकी थी। एक बार उसको भूल कर मेरी तरफ देखो असफन, मेरे दिल में तुम्हारे लिए इतनी मोहब्बत है कि तुम ये भी भूल जाओगे कि तुम किसी से मोहब्बत करते थे कभी। वो उसके हाथ से ग्लास लेकर टेबल पर रख चुकी थी, जबकि दूसरा हाथ असफन के बालों में आहिस्तगी से चला रही थी। उसके हाथ का लम्स था या नशे का असर? असफन ने अपनी आंखें यकदम से बंद की। बंद पलकों के पीछे उस दुश्मन जान का चेहरा नजर आया तो फौरन आंखें खोली। मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करूंगी असफन कि तुम उसे भी भूल जाओगे। रुबाब की आवाज़ उसके कानों में फिर से टकराई तो उसने गर्दन मोड़ कर देखा। रुबाब की काली आंखों की जगह उसे सिल्वर ग्रे आंखें नजर आई जो बहुत मोहब्बत से उसे देख रही थी। मैं तुम्हें भूल नहीं पा रहा। उसने हाथ बढ़ाकर उस चेहरे को छुआ। उस वक्त वो बुरी तरह नशे में था, इतना कि उसे रुबाब की जगह हफ्सा नजर आ रही थी। असफन मैं यहीं तो हूँ तुम्हारे पास, असफन मैं यहीं तो हूँ तुम्हारे पास। रुबाब की आवाज़ अब हफ्सा की आवाज़ में बदल गई। वो मुस्कुराती हुई मजीद उसके करीब हो रही थी और वो बेखुदी में उसके करीब खींचता जा रहा था। मैं तुमसे नफरत नहीं कर पा रहा हूँ। वो उसका चेहरा दोनों हाथों में थाम चुका था। उसे नहीं मालूम था कि वो क्या कर रहा है, मगर उसे मालूम था तो बस इतना कि उसके सामने जो चेहरा था वो उससे मोहब्बत करता था, शदीद मोहब्बत। उससे इतनी नफरत करने के बाद भी वो उसे भूल नहीं पा रहा था। मुझे छोड़ के मत जाना हफ्सा, कभी भी मत जाना। वो सरगोशी करता उसके चेहरे पर झुका। वो उस वक्त टूटा हुआ था, बिखर चुका था, होश में नहीं था। वो नहीं जानता था वो क्या कर रहा है। ना रुबाब ने उसे रोकने की कोशिश की थी, उसे सिर्फ असफन को हासिल करना था और जो वो कर चुकी थी।